everyone, welcome back. This is Palak Sharma and today's video I am going to discuss about my journey to Google Summer of Code 2022 with Moja Global. I have just recently cracked Google Summer of Code 2022 and when I posted it on LinkedIn, a lot of queries were coming up in my DM like how did I crack Google Summer of Code, how did I get my first issue, how did I get my first pull request merge, how to find out the organization, how to find out the project to work upon, how to make a eye-catching proposal. All of you guys were asking me the same question. That's why I decided to make a elaborated video to discuss about all of your queries and to discuss about my journey as well. So in this video I am going to answer all of your questions. I have picked up all the frequent questions that were coming up and I have tried to, in this video I have tried to elaborately answer all of your questions by discussing my journey to Google Summer of Code, what was the challenges I faced and how did I actually crack the Google Summer of Code. So without any further ado, let's get started with the video. Before starting the video, let us first consider what is GSOC. हमें समझना चाहिए कि GSOC क्या होता है, जिससे अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो आपको अगर आज आइडिया होता है GSOC के बारे में तो आप नेक्स्ट ईयर के GSOC के लिए प्रिपेयर करोगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि GSOC है क्या. तो GSOC इज बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड. इसमें होता क्या है कि गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है. गूगल बेसिकली क्या करता है, ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए GSOC को ऑर्गेनाइज करवाता है. अब इसके अंदर क्या होता है, ओपन सोर्स पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है. तो ओपन सोर्स के अंदर आपकी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके कोड आपको इजीली अवेलेबल होते हैं गिटहब के ऊपर, गिटलैब के ऊपर, गिटबकेट के ऊपर. तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने कोड को ओपन कर देती हैं. मतलब इनके कोड को कोई भी देख सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, मर्ज करने के लिए एक्सेस भेज सकता है. अब हुआ क्या, जैसे आपने एक आपकी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है. अब उसने क्या किया, आपने जितना भी कोड था उसको ओपन कर दिया गिटहब पे. अब आप कोई भी पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटर थे, आप अपनी स्किल्स को सीख रहे हो एंड आप उसको अपने कोड में अप्लाई करके देख रहे हो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है. आप क्या करते हो, आपने आए इस वाली वेबसाइट के ऊपर, आपने देखा इस वेबसाइट के अंदर अच्छा ये जो बग है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज आपको दिखाई दी कि एज अ बग जिसको आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो. आपने क्या किया, इस वाले कोड को अपने लोकल सिस्टम के अंदर, लोकल सिस्टम में कैसे लाते हैं, कैसे सेटअप वगैरह करना होता है, ये बहुत ही डिटेल वीडियो हो जाएगी इसके लिए अलग से, बट अभी बहुत ही मैं ऊपर ऊपर से आइडिया दूंगी. आपने क्या किया, आपने बग देखा कि अच्छा ये चीज है पर्टिकुलर, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो आपने क्या किया, इस वाले चीज को अपने लोकल के अंदर लेकर आए. अब लोकल के अंदर ला करके आपने क्या किया, इसके अंदर चेंजेस किए. आपको पता चला कि अब इस चेंजेस को करने के बाद में ये वाला जो बग मैंने देखा था बहुत दिन पहले वो सॉल्व हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, इस जो आपने कोड में चेंजेस करे हैं उसके लिए आप एक पुल रिक्वेस्ट डालते हो गिटहब के ऊपर. अब कंपनी के जो रिव्यूअर्स होते हैं, मेंटेनर्स होते हैं, कोलैबोरेटर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, वो उस पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं. आपने जो कोड चेंजेस किए हैं उनको वो रिव्यू करते हैं. अगर उनको वो कोड चेंजेस रिव्यू होकर के पसंद आते हैं तो वो उनको कर लेते हैं मर्ज. अब इससे क्या होता है, देखो, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का जो बग था वो आपने सॉल्व कर दिया तो उनका फायदा हुआ. दूसरा, आपको भी फायदा हुआ क्योंकि आपको बग सॉल्व करते वक्त कुछ नई चीजें आपको लर्न करने को मिली होगी. इससे दोनों साइड का फायदा होता है ओपन सोर्स में. अगर आपको कोई इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है तो आपको देखना है कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, तो आप ओपन सोर्स में आप एक बार कंट्रीब्यूट करके देख सकते हो. तो इससे क्या होता है, दोनों का फायदा होता है और ये बहुत ही प्यारी चीज है. इस वजह से गूगल ने क्या किया, इसी चीज को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम निकाला, गूगल समर ऑफ कोड. अब गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, एक बार उसको ढंग से समझते हैं. आई होप यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब देखो, अब गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, ये किस तरीके का प्रोग्राम है. इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ऐसी आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, 100 to 100 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो गूगल के पास आती हैं और अप्लाई करती हैं. इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, हमेशा नए नए फीचर ऐड होते ही रहते हैं. अब आपको अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई अपना नया फीचर ऐड करना होगा तो वो एज अ प्रोजेक्ट इसको गूगल को बता देते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. तो ये तो होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल पीरियड. मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा बेहतर बना देते हो कि गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूटर्स अब हम ढूंढेंगे. तो पहले तो आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती हैं काम कराने के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं होती हैं. अब इसके बाद एक बार ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो गई, अब कॉन्ट्रीब्यूटर्स का क्या काम है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स का काम है ऑर्गेनाइजेशंस को देखना, उनके प्रोजेक्ट्स को देखना, जो प्रोजेक्ट आपकी टेक स्टैक के हिसाब से अच्छा लगे, जो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा लगे, जिस प्रोजेक्ट को आप समझ सकते हो. आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप होगी,
आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना होता है। तो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना है जिसको आप कंप्लीट कर सको। अगर आप रैंडम कोई भी प्रोजेक्ट ले लोगे और कोई भी बड़ा चढ़ा के प्रपोजल डाल दोगे और आपसे वो प्रोजेक्ट 3 महीने की इंटर्नशिप में कंप्लीट नहीं होगा, तो दैट विल नॉट वर्थ इट। आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना है जिसको आप कंप्लीट कर सको, जो आपके टेक स्टैक के अंदर आए, जो आपके इंटरेस्ट के अंदर आए। एक बार आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो आप एज अ कंट्रीब्यूटर क्या करते हो, उसके लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोग प्रपोजल बोलते हो, वो डेवलप करते हो। अब उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आप अपने बारे में इंट्रो लिखते हैं कि मैं क्या हूँ, मतलब कंपनी आपको जाने की, आपने प्रीवियसली क्या आपने अचीव किया हुआ है। प्रपोजल आपको कैसे बनाना है एक आई कैचिंग, उसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो रखेंगे जिसमें आपको अपना प्रपोजल भी दिखाऊंगी। उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसमें आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ता है जिसमें आपको अपने बारे में बताना होता है कि आप क्या हैं, क्या काम करते हैं, कैसे आप, मतलब नॉर्मल अपने बारे में जो भी चीजें। नेक्स्ट आपको उस प्रपोजल के अंदर बताना होता है कि आपको प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, कि प्रोजेक्ट की क्या क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट का जिस मोटो को वो सॉल्व करना चाहता है वो आपको समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देते हो कि आप उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो। एक बार आपने इस सारी चीजों को इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर लिख दिया, आप क्या करते हो, इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को गूगल समर ऑफ कोड के डैशबोर्ड पे जाकर के सबमिट कर देते हो अंडर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपका इतना ही काम था। अब क्या होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरीके के काफी सारे प्रपोजल आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो वो काफी सारे प्रपोजल्स में से रिव्यू करती हैं, जो प्रपोजल उनको बेस्ट लगता है उसको सेलेक्ट कर लेती हैं। फिर आगे का थोड़ा सा इंटरनल प्रोसेस होता है गूगल जीसॉक का। उसमें क्या होता है कि आपका, इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में मैं बता देती हूँ अंदर क्या प्रोसेस रहता है बाद में। देखो होता क्या है कि आपने प्रपोजल डाला, कंपनी ने आपका प्रपोजल सपोज एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कंपनी को तो आपका प्रपोजल अच्छा लग रहा है, तो वो आपको रैंक करते हैं प्रायोरिटी वाइज। इसको देखो, जैसे आपकी कंपनी है, इसके अंदर 5 प्रोजेक्ट निकले, लेट अस सपोज, ठीक है। 5 बच्चों ने अप्लाई किया तो उनके पास 5 प्रपोजल आ गए हैं। अब वो क्या करेंगे, उन 5 प्रपोजल को रैंक कर देंगे कि ये रैंक 1 का प्रपोजल है, मतलब पहले हमें ये प्रोजेक्ट हमारी प्रायोरिटी पे है, दूसरी प्रायोरिटी पे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, तीसरी प्रायोरिटी पे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, एंड फोर्थ प्रायोरिटी पे ये वाला प्रोजेक्ट है, फिफ्थ प्रायोरिटी पे ये वाला प्रोजेक्ट है। इस तरीके से जब आपने प्रायोरिटीज अपनी डिसाइड कर ली ऑर्गेनाइजेशन में, ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा जीसॉप क्या है, तो हम इसके लिए एक डिटेल वीडियो बताऊंगी जिसमें मैं आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर करती रहूंगी। तो एक बार आपने प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया गूगल कंपनी को कि हमारे पास 5 प्रपोजल आए हैं, 5 प्रोजेक्ट के लिए 5 प्रपोजल आ गए हैं, ये हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब गूगल क्या करती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स वो देना चाहती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। सपोज उन्होंने 4 स्लॉट दिए, तो वो 4 स्लॉट ऊपर की 4 प्रायोरिटी को मिल जाएंगे और ये 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए। फिफ्थ बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ ये फिफ्थ बच्चा, कि इसको कंपनी ने तो सेलेक्ट किया था बट गूगल ने इसको स्लॉट ऑफर नहीं किया। दैट इज द रीजन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माय जर्नी टू गूगल समर ऑफ कोड। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करती जाऊंगी, कब कब क्या क्या फेजेस रहे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय जर्नी गेट स्टार्टेड ऑन 31st ऑफ अगस्त 2021। 31st ऑफ अगस्त 2021 से पहले मेरे को क्या आता था, एक बार मैं आपको उसका ब्रीफ दे दूंगी, एंड उसके बाद 31st ऑफ अगस्त 2021 से मेरे को ओपन सोर्स के बारे में पता चला था। उसके बाद मेरे को गिटहब बाकी चीजों के बारे में पता चला था। तो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। इससे पहले और इसके बाद के फेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 31st ऑफ अगस्त से पहले व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय कॉलेज, मेरे को इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं थी। आई हैव फिजिकल एजुकेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन माय क्लास 11th एंड क्लास 12th. So in my first semester I learned about C and C++ language. Basically I took admission in BTech because I was fascinated about code and all of these stuffs, but I have never coded. So in first semester I learned C++ and all of these stuffs. In second semester I get more interested in development side, so I started with HTML, CSS and JavaScript. So in my second semester I was doing DSA sometimes, and in sometimes some free times I was doing web development. So all of these things were going in my all basically second semester and first semester I was doing C++, DSA and little bit of development. I was just able to develop static sites, okay, no dynamic things till then I was able to develop or anything. So after 31st of August, my second semester exams get over, and I took help from one of my friend. I asked him like basically what are the things that that I should do, because I was lost. I was not getting what really I should do, like I should go into development or whether should I go into deep into DSA or something.
सो ऑन 31st of August आई गॉट टू नो अबाउट गिट एंड गिटहब। उसके बाद मेरे को 31st of August को गिट एंड गिटहब के बारे में सिर्फ वर्ड पता चला था। उसके बाद 31st अगस्त के बाद में सबसे पहले, क्योंकि मेरे को फिर उससे पहले क्या हुआ था, 31st से पहले हमारे कॉलेज में से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आई हुई थी। इंस्टाग्राम के पोस्ट में हमारे कॉलेज में से एक सर थे, सीनियर है हमारे, एक 2 साल बड़े हैं, 2 साल सीनियर हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जीसॉक क्रैक किया है पहली बार, 4th ईयर में है वो। तो इस टाइम पर वो पोस्ट इंस्टा पे बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी, और उस टाइम पे मेरे को जीसॉक वर्ड के बारे में पता चला था पहली बार। उससे पहले मेरे को जीसॉक के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता भी है। तो उस टाइम पे आई गॉट फैसिनेटेड विद जीसॉक एंड आई थॉट कि हम भी इसको मतलब एक बार ट्राई कर लेंगे। तो उसके बाद 31st of August तक तो सिर्फ मैंने मतलब नाम सुना था जीसॉक का, उससे पहले मैंने कभी ट्राई व्राई नहीं किया था जीसॉक के बारे में, ना कभी पढ़ने की कोशिश करी थी। 31st of August के बाद मैंने अपने गिट और गिटहब के बारे में जाना एक बार। तो मैंने गिट और गिटहब के जो ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, काफी ज्यादा प्लेलिस्ट वगैरह हो गई, काफी मतलब हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स करके अपना गिट और गिटहब के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज ले ली कि ब्रांच क्या होती है, मेन ब्रांच क्या होता है, मास्टर ब्रांच क्या होती है, काफी सारी चीजें। पुल रिक्वेस्ट कैसे करना है, पुश कैसे करना है अपना कोड गिट गिटहब पे, पुल कैसे करना है अपना कोड गिट गिटहब से। तो सारी चीजों के बारे में मैंने 31st of August के बाद में जानना स्टार्ट किया था। एक बार मेरे को गिट गिटहब के बारे में नॉलेज हो गई थी, उसके बाद मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जीसॉक के लिए कैसे मतलब प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसीलिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई, क्योंकि इसमें होती हैं चीजें जो समझ में नहीं आती हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया, उन सीनियर से कनेक्ट किया लिंक्डइन के ऊपर सबसे पहले, कि कैसे कैसे आपने मतलब जीसॉक वगैरह क्रैक किया था। एंड ही वॉज वेरी काइंड, his name is Mr. Manav Agrawal and he was very kind. You can search him on LinkedIn, and like at that time he was very kind. He told me each and every step very sincerely, very patiently, and he also got me connected on a one-to-one meet call. So we got connected, and then he made a group of 4 to 5 people to whom he wants to crack GSOC. Like मतलब उन्होंने ग्रुप बना लिया था 5-6 बच्चों का, कि उनको वो गाइडेंस करते थे, गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, एंड हम लोग फिर जीसॉक के बारे में प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। तो उन्होंने उस वक्त काफी अच्छे से समझाया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करनी है, काफी सारी चीजें उन्होंने उस पर्टिकुलर 1-2 दिन की मतलब वो थोड़े दिन के गाइडेंस सेशन से रहे थे। उसके बाद में मेरे को अच्छे समझ में आ चुका था कि जीसॉक किस तरीके से करना है। तब तक मैंने गिट गिटहब सीख लिया था और मेरे को जीसॉक के बारे में पता था। अब गिट गिटहब के बाद में मेरा जो सेकंड स्टेप था वो था चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। बट मैं आपसे बोलूंगी कि गिट गिटहब के बाद में आपको अपनी टेक स्टैक फिक्स कर लेनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चूज कैसे करना है वो हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज को ज्यादा डिटेल में लूंगी तो। बट डोंट वरी, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी चीजें आपकी जीसॉक 2023 की जर्नी में आई एम देयर फॉर यू। तो गिट गिटहब के बाद में बीच में स्टेप होता है कि आप अपनी टेक स्टैक फिक्स कर लें, whether you want to go with python, whether you want to go with c++, whether you want to go with javascript। आपको जो लैंग्वेज आती है, गो, टाइप स्क्रिप्ट, जो लैंग्वेज आपको आती है, आपको हर किसी के ऊपर आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जरूर मिल जाएगी। तो आपको बस एक बार देख लेना है कि आपको किस चीज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करनी है। तो मैंने वहां पर अपनी जावा स्क्रिप्ट चुनी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मैंने जो फाइंड की थी वो थी पुल डेटा। अब यहाँ पर पुल डेटा मैंने क्यों सेलेक्ट की थी एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ। पुल डेटा बेसिकली मैंने मतलब ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता था नाम वगैरह, मैंने सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट टाइप किया गूगल सॉक के पोर्टल पे। मैंने जावा स्क्रिप्ट साइट टाइप किया तो वहां पे मेरे को पुल डेटा थोड़ा सा सही सा लगा, मतलब अच्छी सी लगी देखने में। तो मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर ली पुल डेटा। अब पुल डेटा सेलेक्ट करने के बाद आई शुड टेल यू दिस जर्नी। बेसिकली क्या हुआ, पुल डेटा सेलेक्ट करने के बाद में मैंने उसके बारे में पूरा पढ़ा, कैसे हम उसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को। मैंने वो सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड किया, कैसे यूज करना है वो सारा कुछ समझा। उसके बाद मैंने उसकी रीडमी, contributing.md सारी फाइल्स मतलब बिल्कुल एकदम डीप में 2 हफ्ते मैंने सिर्फ और सिर्फ पुल डेटा को पढ़ा। मतलब इतना मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को पुल डेटा को नहीं पढ़ना है, मेरे को पुल डेटा के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी मैं। तो मैं पुल डेटा के बारे में सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर अप करी। उसके बाद मगर फिर भी 2 हफ्ते तक चीजों को पढ़ने के बाद, सेटअप डॉट एमडीज वगैरह को पढ़ने के बाद भी पुल डेटा का जो सेटअप था वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। आई डोंट नो व्हाई, बट लेकिन 2 हफ्ते तक मैंने अपने सीनियर से हेल्प ली, काफी सारे सीनियर से हेल्प ली। मगर क्योंकि पुल डेटा जो था वो गिटलैब से वर्क करता था, और गिटलैब मेरे को नहीं पता कि मतलब मेरे लैपटॉप में नहीं चलता ढंग से या फिर जैसे भी मतलब है, तो मगर लेकिन पुल डेटा का सेटअप मेरे से नहीं हो पाया था 2 हफ्ते के अंदर। देन आई डिसाइडेड टू चेंज माई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर सेटअप ही नहीं होगा, आप लोकल में देख ही नहीं पाओगे चीजों को, तो आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही नहीं सकते। अब ऑर्गेनाइजेशन जावा स्क्रिप्ट के बेसिस पे होती है बहुत सारी, एक्स विकी, विकीमीडिया, और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको जावा स्क्रिप्ट के बेसिस पे मिलती है। उसमें से मैंने सर्किट वर्स क्यों चूज करी, उसका एक रीजन था।
हुआ क्या कि हमारे कॉलेज के अंदर पहले से ही एक भैया जीसॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनका उससे 1 साल पहले तक क्लियर नहीं हो पाया था बाय चांस, बट वो फिर अब का उनका 22 का क्लियर हो चुका है, तो ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो जीसॉक में उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम तक सर्किट वर्स रखी हुई थी। तो अब उसमें क्या था कि अगर आपको सर्किट वर्स का सेटअप आपसे नहीं भी हो रहा है तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम him. So basically that's why I choose Circuitverse. But Circuitverse का initial setup बहुत ज़्यादा beginner friendly है। अगर आप Circuitverse पे जाओगे तो आपको वहाँ पे Gitpod पे direct setup मिलता है। ठीक है, Gitpod के ऊपर क्या होता है, Gitpod एक आपका ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, मतलब बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड जैसी उसकी इंटरफेस है। वो आपका ऑनलाइन इन्वायरमेंट है और उसमें आपको कोई सेटअप वगैरह के लिए कोई कमांड रन नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आपका सेटअप आपको होकर के मिलता है लोकल के ऊपर। तो 2-4 पीआर तो मैंने अपनी डायरेक्ट गिटपॉड से करी थी। उसके बाद मैंने उसका लोकल पे अपना डॉकर के थ्रू सर्किट वर्स का, उसमें मैंने डॉकर को समझा और काफी सारी चीजें करके सर्किट वर्स का जो मेरा लोकल एनवायरनमेंट था वो मैंने डॉकर से एट लास्ट कर लिया था। तो उससे पहले गिटपॉड पे हो रहा था तो आराम से आई वॉज मेकिंग पुल रिक्वेस्ट। सो अब यही चीज कंटिन्यू रही, मतलब फिर मैंने सर्किट वर्स को चुन लिया था अच्छे से कि मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन है जो है। ठीक है, अब सर्किट वर्स के अंदर काफी अच्छे से मैंने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। उन्होंने मुझे एज अ मेंबर अपना सर्किट वर्स में, होता क्या है कि आपकी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को। उससे क्या होता है कि हम उनकी हेल्प करते हैं इश्यूज वगैरह को रिव्यू करने में, पुल रिक्वेस्ट वगैरह को रिव्यू करने में। अगर आप एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो सो दे ऑफर्ड यू अ मेंबरशिप इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसी तरीके से मैंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, तो आई गेट अ चांस टू बिकम अ मेंबर एट सर्किट वर्स। अब ये सारी चीजें चल रही थी साथ में, तो इसके साथ साथ में क्या हुआ कि साथ में मैंने कुछ ओपन सोर्स प्रोग्राम्स अपने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब आते रहते थे। कभी कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है, कभी कोई नॉर्मल यूट्यूब वगैरह पे दिख रहा है, तो ऐसे में मैंने काफी सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था इसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये जो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था ये जनरली आपके दिसंबर से लेके जैन तक खुलते हैं। तो मैंने इस टाइम पे 3 ओपन सोर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वाज डेल्टा विंटर ऑफ कोड, second was script winter of code, and third one was winter of code, or I should say that winter of code was my life turning moment, but I didn't knew at the time. बेसिकली अभी विंटर ऑफ कोड से ही मोजा ग्लोबल की एंट्री होने वाली है पिक्चर के अंदर। ओके, सो अब हुआ क्या, डीवॉक के अंदर, डीवॉक एक बहुत छोटा सा मतलब ओपन सोर्स प्रोग्राम था। इसके अंदर क्या हुआ कि आपको पूरा आइडिया दिया जा रहा था जीसॉक के जैसे। इसमें भी आपकी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी, आपके प्रोजेक्ट्स थे, आपको उनके ऊपर प्रपोजल बना बना के डालना था, तो इससे आपको छोटा छोटा आइडिया हो रहा था जीसॉक का। इसलिए मैंने इन वाले प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया था। अब डीवॉक के अंदर क्या हुआ कि मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ली थी जीरो ऑक्टेव। उसमें मेरा बहुत छोटा सा मतलब प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ नहीं था प्रोजेक्ट, एक उन्होंने मतलब एक रेपो बनाई थी, उसके अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स को ऐड करना था। तो डीवॉक में भी आई मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने काफी ज्यादा वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट ऐड किए कि जीरो ऑक्टेव में भी आई वॉज ऑफर्ड अ मेंबरशिप एंड आई गेट अ चांस टू बिकम अ मेंबर एट जीरो ऑक्टेव। बट जीरो ऑक्टेव मतलब अभी काफी इनिशियल स्टेज की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अभी ये जीसॉक वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये डीवॉक में पार्टिसिपेट कर रही थी, मैंने इनके कंट्रीब्यूशन किए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इनके प्रोजेक्ट में अंडर द डीवॉक। तो वहां पर जीरो ऑक्टेव में आई वाज ऑफर्ड अ मेंबरशिप। उसके बाद जीरो ऑक्टेव के साथ में मैंने SWOC स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड में भी कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे, एंड सिमिलरली वाज द केस फॉर विंटर ऑफ कोड, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। ओके, सो अब डीवॉक के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर एंट्री होती है मोजा ग्लोबल की। अब डीवॉक के अंदर क्या हुआ, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज करनी थी। वहां पे मेरे को मोजा ग्लोबल का इतना आइडिया नहीं था कि मोजा ग्लोबल जो है जीसॉक वगैरह में आती है, या मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था मोजा ग्लोबल से। तो मतलब रैंडम मैंने सिर्फ और सिर्फ मोजा ग्लोबल ले ली, क्योंकि मुझे उसका आइडिया पसंद में आ रहा था, एंड जो प्रोजेक्ट हम लोगों को करना था, कम्युनिटी वेबसाइट जो उनकी बनी हुई है आप देख सकते हो, उसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्योंकि वो बहुत ही इनिशियल साइट पे थी कम्युनिटी वेबसाइट, आपको उसी को इम्प्रूव करना था। तो बहुत ही मतलब मेरे टेक्स्टेक से भी मिल रही थी रिएक्ट व्यू, और साथ के साथ में मुझे उनका आइडिया भी पसंद आ रहा था। दैट्स व्हाई आई चूज मोजा ग्लोबल। ओके, अब जब मैं उनकी कम्युनिटी वेबसाइट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर लिए, मतलब मैंने दिसंबर से जनवरी तक उनके में अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन कर दिए थे तीनों ओपन सोर्स प्रोग्राम में, और अच्छी खासा मतलब मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया तीनों प्रोग्राम्स का। उस टाइम पे एक टाइम क्या हुआ कि मैं कम्युनिटी वेबसाइट को ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी मोजा ग्लोबल की, एंड देन आई कम टू नो कि वो लोग भी जीसॉक में एक बार 2020 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सो अब ये चीज बहुत ज्यादा मतलब रैंडम थी कि मोजा ग्लोबल में आई कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। वहां पे मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब एक आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन का जो
पर्टिकुलर मतलब मेरे जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे मोजा ग्लोबल में अंडर विंटर ऑफ कोड, बट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ जीसॉप। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को इस टाइम पे पता चलता है फेब के अराउंड कि मतलब मोजा ग्लोबल भी पार्टिसिपेट करने की सोच रही है इस बार जीसॉप 2022 में, एंड इन्होंने एक बार जीसॉप 2020 में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फेब के अंदर अब जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आप सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले लेते हो। अब यहाँ के बाद मैंने जब एक बार विंटर ऑफ कोड हो गया था जैन में, उसके बाद मैंने कोई और ओपन सोर्स प्रोग्राम नहीं लिया, सिर्फ 3 ओपन सोर्स प्रोग्राम मैंने किए थे। अब यहाँ पर क्या होता है, फैब के अराउंड में आपको ध्यान देना लग जाना है अपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको। जब आप ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप उसके स्लैक चैनल हो गए, आप उसकी मेलिंग लिस्ट हो गई, जो उनकी बात करने का जो भी जरिया वो अपनाते हैं वो आपको कनेक्ट करके रखना है। और फैब के अराउंड वो लोग, अब इनको देना तो अपने प्रोजेक्ट आइडिया अप्रैल में है गूगल को, बट ये लोग क्या करते हैं, जो आइडिया लिस्ट है उसको फेब के अराउंड अपने स्लैक चैनल्स पे, मेलिंग लिस्ट पे डाल देते हैं। अब क्या होते हैं, जो आपके इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आपके इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैब के अराउंड ही प्रोजेक्ट आइडिया को देख लेते हैं, ये लोग डाल देते हैं सबके लिए ओपन स्लैक वगैरह पे। तो आप वहां पे ज्वाइन करके रखो, आपको भी फैब में अपने आइडिया पता चल जाएंगे। सबसे पहले जो आइडिया लिस्ट आई थी वो सर्किट वर्स की आई थी। अब यहाँ पर मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी हुई थी क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था कंट्रीब्यूट करना, जस्ट ओके क्योंकि सर्किट वर्स में भी प्यार मतलब अच्छा लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था कंट्रीब्यूशन करना, एंड मोजा ग्लोबल में भी अच्छा लग रहा था। तो अब सबसे पहला जो आपकी आइडिया लिस्ट आई थी वो सर्किट वर्क्स की आई थी फेब के अराउंड। सर्किट वर्क्स में मोस्ट ऑफ द आइडियाज वर बेसिकली, वन ऑफ द आइडिया वाज बेस्ड अपॉन क्लाउड, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट क्लाउड। सेकेंड आइडिया वॉज बेस्ड अपॉन रूबी ऑन रेल्स। आई वॉज थिंकिंग फॉर 2 आइडियाज, मतलब मेरे को वहां पर 2 आइडिया पसंद आ रहे थे, प्रोजेक्ट नंबर 2 एंड प्रोजेक्ट नंबर 6। बाकी आइडियाज में मतलब ना तो मेरा कुछ ऐसा खास फोकस हो रहा था और ना मुझे वो पसंद आ रहे थे, मेरे को सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पसंद आ रहे थे, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इन दोनों में से ही किसी आपको चूज करके मेरे को प्रपोजल डालना है। एंड उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट नंबर 2 के ऊपर रिसर्च करनी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी, मेंटर के साथ में बात बात करना स्टार्ट कर देना होता है इस टाइम पे आपको। आपको मतलब कुछ जैसे अगर डाउट आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज के लिए ये मतलब कहना क्या चाह रहा है प्रोजेक्ट, या कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप इस टाइम पे अपने मेंटर से डिस्कस कर दो उस चीज को। तो फैब के अंदर मैं प्रोजेक्ट 2 को देख रही थी, बट इतना ज्यादा नहीं देख रही थी क्योंकि मार्च के अंदर हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले थे एंड सेमेस्टर, थर्ड सेम के लिए। तो इतना ज्यादा तो मैंने ध्यान नहीं दिया था इस टाइम पे प्रोजेक्ट के ऊपर, बट क्योंकि मार्च के जो पेपर है वो भी इम्पोर्टेंट थे, तो ठीक है, तो इस टाइम पे इतना ज्यादा ध्यान मैंने नहीं दिया था। सिमिलर टाइम पे थोड़े दिनों बाद में मोजा ग्लोबल की आइडिया लिस्ट भी आ गई। ठीक है, तो अब भी मेरे को आइडिया लिस्ट यहाँ पे भी देखने का मन किया, तो मैंने ऐसे ही जा करके एक बार मोजा ग्लोबल की आइडिया लिस्ट भी देख ली। अब यहाँ पे एक आइडिया था बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल, वो यहाँ के प्रोजेक्ट नंबर 2 और प्रोजेक्ट नंबर 6, और बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल में से एक प्रोजेक्ट, सर्किट वर्स में से 2 प्रोजेक्ट। अब मेरे को मतलब पसंद आने लगे थे, मगर फिर भी चूज आपको कोशिश करनी है कि आप एक प्रपोजल डालो और बेस्ट डाल दो। आपको ऐसे नहीं कि आप 2 प्रपोजल डाल रहे हो, 3 प्रपोजल डाल रहे हो, मैक्सिमम आप 3 प्रपोजल डाल सकते हो 3 प्रोजेक्ट के लिए, बट आप कोशिश करो कि अगर आपके चांसेस हैं कि आप उसमें हो जाएगा तो आप एक ही प्रपोजल डालो। आप 2 उस केस में डालो कि आपको लगता है कि मे बी आपको कोई कॉम्पिटिटर है दूसरे वाले प्रोजेक्ट में जिसके ज्यादा हाई चांसेस, तो आप किसी और में डाल दो, बट कोशिश करो आप एक डालो, बेस्ट डालो। ठीक है, कोई मतलब फिर दूसरा आपके प्रपोजल के हिसाब तक आ ही ना पाए, इतना बेस्ट डालो। मैं आपको बताऊं कैसे मैंने अभी बेस्ट डाला बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल में। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 6 और बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल में से मेरे को एक चुनना था। यहाँ पर से जाकर के मैंने फिर इन दोनों को छोड़ा और बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल पे फोकस करना स्टार्ट किया। इस टाइम पे मेरे पेपर भी चल रहे थे एंड साथ के साथ में मेरा प्रपोजल प्रोजेक्ट की रिसर्च वगैरह थे वो भी चल रही थी, मतलब कभी बार मेंटर से कुछ पूछ लिया जो भी मतलब चाहिए था। अब इन सारी चीजों के बाद में एक बार पेपर खत्म हो गए मेरे अप्रैल 2 को। उसके बाद अप्रैल 19 वाज द डेडलाइन फॉर गूगल समर ऑफ कोड प्रपोजल सबमिशन। तो 19 ऑफ अप्रैल को आपकी डेडलाइन थी प्रपोजल सबमिशन की। 2 ऑफ अप्रैल को मेरे पेपर खत्म हो गए थे, तो 2 से 18 ऑफ अप्रैल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल के ऊपर ध्यान दिया था, एंड 18 ऑफ अप्रैल को मैंने वो प्रपोजल सबमिट कर दिया था। अब प्रपोजल सबमिट करने के बाद में आपको शांत नहीं बैठना होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रपोजल सबमिट कर दिया बाकी अपने आप हो जाएगा। इस टाइम के बाद में टाइम आता है जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि रैंकिंग्स का टाइम इसी के बाद आता है। इसके बाद भी आपको कंट्रीब्यूट करते रहना है, आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन को कि मतलब हाँ आप हो, मतलब
आप अभी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हो एंड आप अभी भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो, तो आपको 18 अप्रैल के बाद में भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े रहना है एंड आपको यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूशन अपने बढ़ाने हैं। तो एक बार ही आपको, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना होता है, फिर आप प्रपोजल या प्रोजेक्ट में कुछ कर नहीं सकते खास ऐसा। तो उसके बाद में on 20th of May, I got a mail that I got selected in Google Summer of Code at Moja Global। तो 20th of May को मेरे मेंटर ने मुझे बता दिया, मेल आ गया उसी टाइम पे, मतलब रात में 12:30 करीब मेल आया था, 12:10 पे मेल आया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन गूगल समर ऑफ कोड एट मोजा ग्लोबल। और इतनी प्यारी फीलिंग होती है जब आपको इसमें वो मेल आता है गूगल समर ऑफ कोड का, मतलब उसके बाद से आई गॉट सो मच रिकॉग्निशन। मतलब मैं आपको पर्क्स बताऊं गूगल समर ऑफ कोड के, तो मतलब इतना रिकॉग्निशन मुझे लिंक्डइन पे मिला ही नहीं था। उससे पहले कभी मैंने पोस्ट भी नहीं किया वैसा कुछ खास, मतलब मैंने लिंक्डइन पे, इट वाज माय फर्स्ट पोस्ट फॉर गूगल समर ऑफ कोड 2022। सो अब लिंक्डइन पे, अब आपको मैं इसके पर्क्स अगर गिनवाऊं एक बार, तो मतलब अनगिनत पर्क्स हैं। मतलब आप गूगल समर ऑफ कोड में आपको एक तो टैग मिलता है अपने रेज्यूमे में अलग से चमक के आता है गूगल समर ऑफ कोड। दूसरा, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आप प्रोजेक्ट को जो है स्क्रैच से उठा करके आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक लेकर के जाते हो, ये अपने आप में एक अलग से एक्सपोजर है। मतलब उसमें आपके मेंटर्स हेल्प कर रहे होते हैं बट मोस्ट ऑफ द रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो ये जो है ना, एक अलग सा जो एक एक्सपीरियंस है, स्क्रैच से प्रोजेक्ट को उठाना और एकदम से ऊपर तक कंप्लीशन तक लेके आना, एक प्राइड की जो फीलिंग है वो आपको मिलती है। उसके बाद आपके, अब जैसे मतलब आपके कुछ क्लब्स वगैरह होंगे, मतलब मेरे कॉलेज में जैसे क्लब्स है, गीक्स फॉर गीक्स, एबीसीसी चैप्टर, कोडशेफ एबीसीसी चैप्टर, ये लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो, फेम तो आपको मिलती है ही फिर। और बाकी आपको मतलब अंदर से एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है एंड फिर आप औरों की भी हेल्प करना चाहते हो कि और लोग भी गूगल समर ऑफ कोड को नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। अगर आप मोजा ग्लोबल या सर्किट वर्स के साथ ट्राई करते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अदरवाइज अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ट्राई करते हो तो भी मैं आपके साथ हूँ। आपको काफी सारी वीडियोस आप इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलती रहेंगी कि कैसे आप फर्स्ट इशू को अपना निकालो, या कैसे आप फर्स्ट, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जब से मैंने गूगल समर ऑफ कोड निकाला है, मेरे काफी सारे क्लास के पीयर्स जो हैं वो भी पूछ रहे हैं कुछ कुछ चीजें, तो वो चीजें फिर आपकी भी डाउट होंगी। उनको बताने के बाद उन्हीं चीज की मैं फिर एक वीडियो भी बना दे रही हूँ दोनों साइड में। उनको बताओ तो उनको और डाउट निकल करके आते हैं, उन डाउट्स को ध्यान से सुन लो और उनके लिए एक वीडियो बना दो जिससे आप लोगों की भी हेल्प होती रहे। सो आई होप कि मेरी जर्नी से आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला होगा जरूर। मतलब मेन मोटिवेशन क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे थी ना सर्किट वर्स पे, तो उस टाइम पे कभी कभार लगता था, जैसे मतलब पुर डेटा का मेरा सेटअप 2 हफ्ते तक हुआ नहीं, उस टाइम पे कभी कभार लगता था कि मे बी जीसॉक ना हो पाए, कितने सारे सारे बच्चे सबका सेटअप तक हुआ हुआ है, आपसे सेटअप ही नहीं हो रहा है, तो मे भी ना हो पाए। सर्किट वर्स में कभी कभार ऐसा होता था कि इशू कभी ऐसा हार्ड मिल गया कि आपसे वो इशू ही सॉल्व नहीं हुआ, आपने 2-3 हफ्ते लगाए, आपसे वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। अब एक और चीज जो रहती है, मतलब आई एम फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज। सो अब इसमें क्या होता है कि काफी सारे बच्चे ना डीएसए कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे दो पाथ फॉलो कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग डीएसए। मतलब आप देखोगे डीएसए और सीपी का तो एक कल्चर है कि मतलब हर कोई डीएसए या सीपी कर रहा होता है। इस टाइम पे आप एक अलग सा प्रोग्राम ओपन सोर्स के लिए ट्राई करते हो, तो इस टाइम पे आपको ना एक अलग सा वो रहता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो ही ना, तो मेरी तो डीएसए और सीपी भी रह रही है। आप एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करो प्लीज, मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि आप मल्टीटास्किंग हो, आई नो, बट फिर भी मतलब ट्राई करो कि आप एक ही चीज पे रहो एक बार में। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहो ओपन सोर्स के साथ साथ, बट आप फिर भी रहो एक ही चीज के ऊपर, है ना। तो आपको इस टाइम पे लग सकता है कभी कभार कि मैं अकेला सा ओपन सोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े टीयर 1 कॉलेजेस में तो ओपन सोर्स का कल्चर होता है, बट टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में ओपन सोर्स का कल्चर बनाना पड़ता है एक दो लोगों को आगे आकर के। तो उस टाइम पे कल्चर अगर नहीं होता है तो आपको कभी कभार लग सकता है कि आपको ट्री की कोडिंग नहीं आई, ग्राफ की कोडिंग नहीं आई, या आपने तो लोकल पे अपने चला करके ही नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ठीक है, तो ऐसा कभी कभी लग सकता है। तो ये चीजें नॉर्मल है, मतलब आपको गिव अप नहीं करना अगर आपने बार ठान लिया है तो। उसके बाद सर्किट वर्स में जब कुछ इश्यूज नहीं होते थे 3-3 हफ्ते तक छोड़ने पड़ जाते थे इश्यूज, तो लगता ही है बट इतना ज्यादा वो नहीं है। अब लास्ट तक भी आते थे 18 अप्रैल को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल डाला था, बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल में। अब आप मेरा बिलीव नहीं करोगे कि 18 अप्रैल वाले दिन तक भी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मतलब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोजा ग्लोबल में काफी सारे बच्चे ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब मैंने जो स्टार्ट किया था कंट्रीब्यूशन मोजा ग्लोबल के अंदर, अब जो सर्किट वर्स में कंट्रीब्यूशन थे मेरे वो सितंबर से चल रहे थे, तो वहां पर तो मेरे को एक रिकॉग्निशन मिला हुआ था। मोजा ग्लोबल के अंदर मैंने जो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किए वो दिसंबर से किए थे, मगर मेरे जो कंट्रीब्यूशन थे वो सिग्निफिकेंट थे, बट लेकिन स्टार्ट मैंने दिसंबर से किए थे और मुझसे पहले पहले से लोग वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे।
18th ऑफ अप्रैल तक भी एक डर बना रहता है आपके अंदर कि क्या पता नहीं होगा। कभी कभार 18th ऑफ अप्रैल तक मेरे को लगता था कि बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल तो मैं कर ही रही हूँ, साथ ही साथ क्या करती हूँ सर्किट वर्ड्स से प्रोजेक्ट 6 में भी डाल देती हूँ। मगर सर्किट वर्ड्स का फिर प्रोजेक्ट 6 में मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, तो मैंने उसमें फिर नहीं डाला क्योंकि आई वॉज श्योर कि इतना मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है तो वो फिर सेलेक्ट होना भी नहीं है। तो ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मैंने बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी फॉर मोजा ग्लोबल में कर रखी थी। बट वहां पर भी कॉम्पिटिटर्स आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे कॉम्पिटिटर नहीं मिलेंगे, आप ये सोचोगे कि आप लकी बन जाओ। कॉम्पिटिटर सब जगह आपको मिलते हैं। जैसे मोजा ग्लोबल में काफी सारे लोग थे, बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले, बट आप कोशिश करो कि आप अपना प्रपोजल एकदम तगड़ा बनाओ, रिसर्च अच्छे से कर लो, आप अपने प्रोजेक्ट को समझो और एक ऐसा प्रोजेक्ट लो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आता है तो फॉर श्योर यू विल क्रैक दिस। अगर आप रैंडम प्रोजेक्ट ले लोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको प्रोजेक्ट ही समझ में नहीं आया है, तो फिर इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू क्रैक। सो अब 18th ऑफ अप्रैल तक भी आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, बट स्टिल आपको कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड टू क्रैक द गूगल समर ऑफ कोड एंड यू विल। ओके, सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को जो भी चीज़ आप समझना चाह रहे थे मेरी जर्नी में से वो आपको क्लियर हुई होगी। आई नो काफ़ी सारे डाउट्स अभी भी रहते हैं, अभी भी पेंडिंग में हैं। उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बोला, आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल रही है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैं अभी शूट कर रही हूँ बैठ करके, एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने कॉपी के अंदर, तो एक एक चीज़ को हम लोग शूट कर रहे हैं। आप लोगों को आज ही मतलब शूट करके बस एडिटिंग करनी होगी, फिर आपको मतलब मेरे को बैठ बैठ करके एडिटिंग करनी होगी एंड आपको वो आराम से मिलती जाएंगी। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में भर भर के डाउट डाल दो, जो भी आपको लगता है ना सीरियस से सीरियस डाउट आपको लगता है तो डाल दो कमेंट सेक्शन में। सेटअप कैसे करना है सारी चीजें आप लोग को बता दी जाएंगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, प्लीज शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं सोचना कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोस को तो आपको सिर्फ अकेले जी सॉफ्ट क्रैक करना है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो जब सर्किट वर्स में मेरे साथ 2-4 लोग और थे, तब जाकर के हम लोगों ने साथ में जो है कंट्रीब्यूट वगैरह किया था, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाए। तो शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको कोई भी डाउट वगैरह तो कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस अमेजिंग अमेजिंग आपको मिलने वाली हैं। सब्सक्राइब कर लोगे नोटिफिकेशन ऊपर से पॉपअप होगा, आराम से आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।